हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न टू इजी कोड। दिस इज अंकित कुमार राय। आज के ट्यूटोरियल में हम इंटरनल प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्यूटर के डिफिनीशन के बारे में डिस्कस किया था। वो डिफिनीशन क्या था, ये देखिए। accept the data, accept the input or data after internal processing, then provide the आउटपुट या रिजल्ट। प्रीवियस लेक्चर में हम इस डिफिनीशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। हमने ये बताया था कि कंप्यूटर को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं और हम कंप्यूटर हमारा कैसे इनपुट को एक्सेप्ट करता है, इनपुट हमारे किस किस टाइप के हैं, डेटा क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। आफ्टर ऑल, जब कंप्यूटर हमारे दिए गए गिवन इनपुट को एक्सेप्ट करता है, देन कुछ इंटरनल प्रोसेसिंग करता है, देन हमको रिजल्ट प्रोवाइड करता है इन अ इंफॉर्मेशन फॉर्म में। तो यहाँ पे आज हमको जानना ये है कि इंटरनल प्रोसेसिंग हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, इंटरनल प्रोसेसिंग का टास्क कैसे क्रिएट, मतलब कि पूरी साइकिल कैसे चलती है। तो आइए इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम, उसके लिए हम डायग्राम देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटरनल प्रोसेसिंग। तो हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटरनल प्रोसेसिंग मतलब कंप्यूटर का पूरा साइक्लिक, पूरा इंटरनल प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में अभी हमने प्रीवियस वीडियो में लास्ट पॉइंट में, वीडियो के लास्ट एंडिंग में मैंने एक बताया था कि जो इंटरनल प्रोसेसिंग होता है वो सीपीयू में था और सीपीयू में किन्हीं 3 कंपोनेंट की हेल्प से हमारा इंटरनल प्रोसेसिंग होता है। वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? नंबर 1 ALU है, नंबर 2 MU है और नंबर 3 CU। इन 3 कंपोनेंट की हेल्प से हम हमारे जो कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेसिंग इन्हीं 3 कंपोनेंट की हेल्प से होता है। आइए इसके डायग्राम देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस करता है। इसके पूरे लाइफ साइकिल बारे में हम समझते हैं। तो आइए कुछ डायग्राम डिजाइन करते हैं, तब उसमें हम बताते हैं कैसे वर्क हमारा कंप्यूटर इंटरनल कंप्यूटर इंटरनल वे में कैसे प्रोसेस करता है। तो इंसर्ट डायग्राम बनाने के लिए, कोई शेप तैयार करने के लिए MS वर्ड एप्लीकेशन बहुत अच्छा होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है।
इसको थोड़ा रिसाइज करते हैं। दो बॉक्स और इसको भी थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। इस बॉक्स को भी थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास ये डायग्राम है। इस डायग्राम के हेल्प से हम पूरे कंप्यूटर के इंटरनल प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे। ये इनपुट यहाँ पे कंप्यूटर यूजर के द्वारा इनपुट दिया जाता है। इनपुट बाय यूजर गिवन इनपुट बाय यूजर हम इनपुट दे रहे हैं कि किस डिवाइस के थ्रू, इनपुट डिवाइस के थ्रू, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं? कीबोर्ड हो सकते हैं, माउस हो सकते हैं, जॉयस्टिक हो सकते हैं, और भी एक्सेट्रा इनपुट डिवाइसेस हमारे होते हैं। इसको थोड़ा रिसाइज कर देते हैं जिससे हमारी चीज़ें थोड़ा सही दिखें। ऐसे हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। यहाँ पे ये जो एरिया है हमारा, ये सीपीयू है। ये पूरा का पूरा ये सीपीयू है। और ये जो एरिया है, सीपीयू के अंदर 3 कंपोनेंट हमने बताया था। वो 3 कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट हमारा क्या है बताया था मैंने अभी ऊपर, ALU इसका फुल फॉर्म होगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। नंबर 1 सीपीयू के अंदर जो इंटरनल प्रोसेसिंग करने में हेल्पफुल होता है। नंबर 1 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज ALU, जो कि
हमारे कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन होते हैं, जो भी अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन होता है, लॉजिकली परफॉर्म जो भी हम इनपुट देते हैं उसको पूरा उसको अर्थमेटिकल लॉजिकली जो भी चेक करता है वो हमारा एएलयू मेन कंपोनेंट है सीपीयू का, हमारा ये एएलयू। सेकंड कंपोनेंट हमारा है एमयू। ये एमयू क्या है? मेमोरी यूनिट। ये एमयू जो है मेमोरी यूनिट है। फिर ये तीसरा लास्ट कंपोनेंट है सीयू। इसका क्या वर्क है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल सीपीयू के अंदर ये 3 कंपोनेंट है। जब ये तीनों कंपोनेंट प्रोसेस करता है, आफ्टर ऑल हमें आउटपुट प्रोवाइड होता है। प्रोवाइड आउटपुट result through monitor through output device like monitor, जब ये ओवरऑल पूरी प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसके बाद जब यूजर या डेवलपर पूरा अपने प्रोसेस से संतुष्ट हो जाता है, तब यूजर अपने इंफॉर्मेशन को, अपने दिए गए प्रोग्राम को परमानेंटली सेव करने के लिए सोचता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल होता है। इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के भी नाम से जानते हैं या एक्सटर्नल मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी कह सकते हो या सेकेंडरी मेमोरी के भी नाम से आप जानते हो। सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हो या परमानेंटली स्टोरेज डिवाइस कह सकते हो। अब आइए देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले यहाँ बात ये है सबसे पहले यूजर द्वारा सीपीयू में एमयू के पास इंफॉर्मेशन इन अ रजिस्टर फॉर्म में जाता है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये डायग्राम बना देते हैं, तो फिर उसके बारे में हम समझाते हैं कि क्या है। एरो लेते हैं। सबसे पहले ये जो इनपुट है, इनपुट एमयू के पास जाता है। एमयू के पास जाता है और जैसे ही एमयू के पास ये जाता है, एमयू के पास गया तो एमयू ने
एमयू ने एएलयू के पास अपना डेटा कॉपी करके भेज दिया। तब एमयू ने एएलयू पर अपना डेटा कॉपी करके भेज दिया। तो एएलयू क्या करता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, उसको चेक करता है। अगर ये वेरीफाई हो जाता है, कंडीशन अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल स्टेटमेंट इसको ट्रू कंडीशन मिल जाता है, तो वापस ये एमयू को रिटर्न कर देता है कि हर सारी लॉजिक आपकी सही है। उसके बाद एमयू के पास भी उसका डेटा करेक्ट करके पहुंच जाता है, एक कॉपी इसके पास रहती है। तो एमयू क्या करता है, सीयू के पास भेजता है कंट्रोल करने के लिए। यहां से ये यहां पे भी भेज दिया। उसके बाद कंट्रोल किया, क्योंकि ये जो सीयू है, पहले के जो कंप्यूटर होते थे, मतलब कि ओल्ड सीपीयू जो होते थे, एंशिएंट सीपीयू, उसमें ये सीयू नहीं हुआ करता। लेकिन अभी मॉडर्न जो सीपीयू आ रहे हैं वहां पे सीयू है और एएलयू भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कुछ ऐसा। तो जब ये कंट्रोल करने के बाद वापस एएलयू, क्योंकि ओवरऑल सीपीयू के जो कंपोनेंट है, एमयू क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, और सीयू जो भी सॉफ्टवेयर रन करा रहे हैं या कोई प्रोग्राम रन करा रहे हैं, या कह सकते हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रन करा रहे हैं, कई लाइन ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड हैं, तो हमारे कोड्स इधर उधर ना हो, उनको मैनेज करने का काम कंट्रोल यूनिट करता है। और ये तो हो गया कि स्टोर करना, कंट्रोल, और ओवरऑल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो एएलयू का है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को सॉल्व करता है कि हमारा कंडीशन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कंडीशन करेक्ट है, ट्रू मीन्स ट्रू है कि फॉल्स है। ये सारा काम एएलयू का होता है। तो अब एएलयू अब ये प्रोसेस भाई इससे संतुष्ट कंट्रोल यूनिट वापस भी। अब क्या हुआ कि सीपीयू जब सारा साइकिल ऑर्डर में सारी चीज प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद सीपीयू कहा, तब ये सारा का ओवरऑल ये सीपीयू के ही कंपोनेंट है। तब जब सारी प्रोसेस हो गई, तब हमें यूजर को आउटपुट दे दिया जाता है। तो आउटपुट कैसे दिया जाता है, तब यूजर को आउटपुट दे दिया जाता है। तब यूजर आउटपुट। अब यूजर जब ओवरऑल सारे प्रोसेस से वेरीफाई हो जाता है, यूजर में दैट मीन एग्री हो जाता है कि अब मेरा प्रोग्राम या जो इनपुट जो हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं सही है, जो सॉफ्टवेयर हम क्रिएट कर रहे हैं, जो कोड लिखे हैं, सारी की सारी चीजें सही हैं, तो उनके रिजल्ट से यूजर या डेवलपर संतुष्ट हो जाता है। आफ्टर ऑल जब संतुष्ट हो जाता है, तो यूजर हो या कोई डेवलपर हो, वो अपने डेटा को मीन्स अपने इंफॉर्मेशन को परमानेंटली सेव करना चाहता है। तो क्या करता है, परमानेंटली सेव करना चाहता है, तो सीपीयू परमानेंटली सेव करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के पास भेज देता है, कुछ इस तरह से। ये भेज दिया। अब परमानेंटली हमारा डेटा सेव हो गया। आफ्टर ऑल अगले दिन आया यूजर, अगले दिन आया या एक हफ्ते बाद आया, 2 हफ्ते बाद आया। अब यूजर को अपना चीजें देखना है कि कैसे क्या किए थे, या हो सकता है कुछ अपडेट करना चाहता हो, तो उसके लिए जो डेटा सेव किया है उसको वापस से वो देखना चाहेगा। तो फिर वो अपने सेकेंडरी स्टोरेज में जो डेटा सेव है वहां जाएगा, और वहां से उस डेटा को लेगा, वहां से उस डेटा को उठा के वो लेगा, यहां से जाएगा और डेटा को
उठाएगा और यहाँ वो डेटा इसको मिल जाएगा। सॉरी, वो डेटा यहाँ से ये उठाएगा और वो डेटा यहाँ पे भेज देगा। मतलब यहाँ डेटा यहाँ भेजने का मतलब कि एक्सटर्नल मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डेटा उठाएगा, सीपीयू के पास भेज देगा। देन सीपीयू अगेन अपना इंटरनल प्रोसेस करेगा। देन आफ्टर ऑल रिजल्ट प्रोवाइड करेगा थ्रू आउटपुट डिवाइस लाइक मॉनिटर के थ्रू हमें आउटपुट देखने को मिल जाएगा। अब जानने की जरूरत ये है कि हमारा ये जो मेन मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट को हम कई नाम से जान सकते हैं। मेमोरी यूनिट जो है, मेमोरी यूनिट का क्या क्या नाम हो सकता है, आइए देखते हैं। तो अब जैसे मेमोरी यूनिट को हम मेन मेमोरी भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस भी बोल सकते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस के भी नाम से जान सकते हैं। और इसको हम इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हैं, इंटरनल मेमोरी कह सकते हैं। तो अब बात ये हुई कि इसको हम मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं, एमयू को, टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस भी बोल सकते हैं और इंटरनल स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं। और इसी मेन मेमोरी में हमारा रैम और रैम आते हैं, रैम और रोम इसी के पार्ट हैं। और एक्सटर्नल स्टोरेज में हार्ड डिस्क है हमारा, पेन ड्राइव है, सीडी ड्राइव है, एक्सेट्रा। जो भी एक्सटर्नल डिवाइस, इसको हम एक और नाम से एक्सटर्नल मेमोरी को जान सकते हैं। सॉरी, प्लेस तो नहीं है, तो एरो बनाते हैं। हम इसको कह सकते हैं पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस मतलब कि एक्सटर्नल डिवाइस को हम पेरिफेरल डिवाइस के भी नाम से हम जानते हैं। पेरिफेरल डिवाइस क्या है? जो कि एक्सटर्नल कंप्यूटर से ऐड हो, वो हमारा पेरिफेरल डिवाइस होता है। अब यूजर के द्वारा, अब जब बाय यूजर गिवन इनपुट, हम थ्रू इनपुट डिवाइस हम दे रहे हैं, तो जब इनपुट हम दे रहे हैं तो कुछ डेटा जो लोड होता है वो इनपुट रजिस्टर के फॉर्म में लोड होता है। जो यहाँ पे मेमोरी यूनिट में डेटा, सीपीयू में जो मेमोरी यूनिट है, यहाँ पे जाके जो डेटा हमारा लोड हो रहा है वो इनपुट रजिस्टर के फॉर्म। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर सीपीयू का ही कंटेंट है, एक स्मॉल कंटेंट है, कह सकते हो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है हमारा ये रजिस्टर। और आफ्टर ऑल यहाँ इनपुट मिला, उसके बाद ओवरऑल एएलयू अपना अर्थमेटिकल एंड लॉजिक ऑपरेशन पूरा कंप्लीट किया। देन उसके बाद
हमको जो आउटपुट मिल रहा है वहां भी रजिस्टर ही परफॉर्म करके अपने इंफॉर्मेशन स्टोर, क्योंकि जो रजिस्टर होता है मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज को स्टोर करके रखता है, और वो काम यहाँ हमारे सीपीयू के जो कंपोनेंट दैट मीन्स इंटरनल जो पूरी प्रोसेसिंग हो रही है वो इनपुट को लोड कराना और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, फाइनली वो रजिस्टर का टास्क होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कंप्यूटर के डिफिनीशन का पूरा मतलब कि डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटरनल प्रोसेसिंग आपको कैसा लगा? इंटरनल प्रोसेसिंग डीपली मैंने एक्सप्लेन किया, आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए